हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके पहले भी इतिहास के बहुत सारे क्लास हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाके देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है देवनागरी लिपि और तीसरा है शारदा लिपि, चौथा है खरोष्ठी लिपि। तो प्राचीन भारत में दाईं से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी दोस्तों, तो ये खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। पहला है खरोष्ठी, दूसरा है ब्राह्मी और तीसरा है देवप्रिय और चौथा है पाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्घाटन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? पहला है पत्थर की पट्टियों पर, दूसरा है मुहरों पर, तीसरा है स्तंभों पर, चौथा है सिक्कों पर। तो किस पे किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था स्तंभों पे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? पहला है केवल ब्राह्मणों के लिए, और दूसरा है ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए, और तीसरा है ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए, और तीसरा है ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। ठीक है, तो शूद्रों के लिए नहीं खुले थे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कालसी प्रसिद्ध था। कालसी क्यों प्रसिद्ध था? पहला है बौद्ध चैत्यों हेतु, और दूसरा है फारसी सिक्कों के कारण, तीसरा है अशोक के शिलालेख के कारण, और चौथा है गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो कालसी क्यों प्रसिद्ध था? तो कालसी प्रसिद्ध था अशोक के शिलालेख के कारण। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पहला है मगध में, दूसरा है पाटलिपुत्र में, और तीसरा है समस्तीपुर में, और चौथा है राजगृह में। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला नाप और तौल से, दूसरा प्रशासन प्रबंधन से, और तीसरा है मार्ग निर्माण से, चौथा है राजस्व प्रबंधन से। तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी जो थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों? तो ये संबंधित थे मार्ग निर्माण से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न कथन और कारण का है। कथन दिया गया है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू आंदोलन नहीं दिया था। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक सुधार पर भू आंदोलन नहीं दिया था। कारण है कि भू आंदोलन के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए और बताइए। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू आंदोलन नहीं दिया था। कारण ये है
कि भू आंदोलन के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो कारण गलत है लेकिन कथन सही है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है मेगस्थनीज का इंडिका और तीसरा है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और चौथा है अशोक का अभिलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज का इंडिका जो है वो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? पहला है दलालों को, दूसरा है व्यापारियों के कफीलों को और तीसरा है महाजनों को और चौथा है तीर्थ यात्रियों को। तो सार्थवाह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं व्यापारियों के कफीले को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? पहला चोल राज्य के व्यापारी थे, या फिर मौर्य शासन के अधिकारी भूमाप थे, या फिर गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग थे, या फिर शक सेना में सैनिक थे। तो राजुक कौन थे दोस्तों? तो राजुक कौन थे? तो ये थे मौर्य शासन में अधिकारी, वो भी किस चीज़ के? भूनाप के। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मौर्य युगीन अधिकारी नाप तौल का प्रभारी था। पहला है पोतवाध्यक्ष और दूसरा है पाड्याध्यक्ष और तीसरा है सीताध्यक्ष और चौथा है शूनाध्यक्ष। तो जो है इसमें क्या पूछा गया है कि नाप तौल का प्रभारी मौर्य कालीन में किस नाम से जाना जाता था? तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पोतवाध्यक्ष। और ये जो सीताध्यक्ष है ये कृषि के लिए जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? पहला है समाहर्ता और दूसरा है व्यवहारिका और तीसरा है अन्यपाल और चौथा है प्रतिष्ठा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा समाहर्ता जो थे वो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे मौर्य काल में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? पहला है ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, उसको तो क्या बोलेंगे? उसको तो सीता नहीं बोलेंगे, ऊसर बोलते हैं उसे। और दूसरा क्या है? ब्राह्मणों में सामित्य वाली भूमि, या फिर जनजाति द्वारा जोती जाने वाली भूमि, या फिर वनीय भूमि। तो सीता भूमि का अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? पहला है एग्रोनोमाई और दूसरा है शुल्काध्यक्ष और तीसरा है सीताध्यक्ष और चौथा है वक्रा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सीता अध्यक्ष। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, पंकोदक सत्रिरोध मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। पंकोदा सत्रिरोध मौर्य प्रशासन द्वारा
लिया जाने वाला जुर्माना था वो किस पे लेते थे? सड़कों पर कीचड़ फैलाने वालों से, या फिर कूड़ा फेंकने वालों पर, या फिर मंदिरों को गंदा करने वालों पर, या फिर पीने के पानी को गंदा करने वालों पर। तो ये किस पे जुर्माना लगता था? जो पंकोदक सत्री रोध था। फटाफट आंसर बताइए। तो ये सड़कों पर कीचड़ फैलाने वालों के ऊपर लगता था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? पहला है युक्त, दूसरा है प्रादेशिक और तीसरा है रज्जुक, चौथा है अग्रहारिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अग्रहारिका। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग कौन सा था? निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग कौन सा था? पहला जनपद था, या फिर दुर्ग था, या फिर मित्र था, या फिर कोष था। तो राजा का 7वां अंग सप्तांग सिद्धांत के अनुसार कौन सा दोस्तों? तो ये क्या था? मित्र था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता था, या फिर दूसरा है यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता था, या फिर वह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता था, या फिर यह वित्तीय सुधार की आवश्यकता पर बल देता था। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा सही नहीं है? तो वह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता था, ये तो बिल्कुल सही है। वह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता था, ये भी सही है। या वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता था, ये भी सही है। लेकिन ये जो दिया गया है वह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता था, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मौर्य में दंड विधान थे। मौर्य काल में दंड विधान क्या थे? पहला है काफ़ी कठोर, और दूसरा है अत्यंत नरम, और तीसरा है काफ़ी लचीली, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल में दंड विधान कैसे थे दोस्तों? तो ये थे अत्यंत नरम। ठीक है, अत्यंत नरम, अत्यंत कठिन थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, या फिर उज्जैन, या फिर नालंदा, या फिर वल्लभी। तो मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा दोस्तों? तो ये था तक्षशिला। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। पहला है ताम्रलिपि का, या फिर कावेरीपत्तनम, या फिर मुंबई, या फिर भारूकच्छ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारूकच्छ। मौर्य साम्राज्य का जो पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह थे तो वो है भारूकच्छ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? पहला है मृत्युदंड, दूसरा है सामानों की कुर्की, या फिर जब्ती, और तीसरा है कारावास, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर मौर्य काल में कोई टैक्स छिपाता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है संस्थाध्यक्ष या अग्राध्यक्ष या फिर पोतवाध्यक्ष या फिर शुल्काध्यक्ष। तो अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहा गया दोस्तों? तो ये कहा गया है अग्राध्यक्ष। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है हड़प्पा, दूसरा है हस्तिनापुर और तीसरा है तक्षशिला और चौथा है कौशाम्बी। तो इसमें हड़प्पा को आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। तो हड़प्पा का क्या हो जाएगा? हड़प्पा का हो जाएगा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम सैनी ने की थी। कब की थी? 1923 से 1924 तक। फिर उसके बाद हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर का खोज किसने किया था? तो बीवी वरलाल ने किया था। ठीक है, ये हो जाएगा 1950 से 1952। फिर तक्षशिला दिया गया है, तो तक्षशिला का किसने किया था? तक्षशिला का किया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, 1913 से 1934। और फिर कौशाम्बी जो है ये NG मजुमदार ने किया था। कब किया था? 1936 से 1937 से। तो तीसरा और फिर उसके बाद चौथा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद पहला। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? का आंसर हो जाएगा C। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, ये भी कूट वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है चंद्रगुप्त, प्रियदर्शी, बिंबिसार, अशोक और चाणक्य। इसमें किसको क्या कहा गया? तो आगे पीछे आप लोग देखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था? तो इसको कहा गया था सेंड्रोकोटस। बिंदुसार को क्या कहा गया था? बिंदुसार को कहा गया था अमित्रघात। अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। तो इस हिसाब से पहले तो ये गलत हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा C। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, ये भी कूट वाला है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो अभी तो हम आपको बताए थे अशोक को क्या कहा गया था। पीछे आप लोगों ने देखा था अशोक को क्या गया था? अशोक को देवनाम प्रिय। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया था? तो समुद्र को कहा गया है पराक्रमांक। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है? इनको कहा गया है विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, पहला और फिर चौथा, तीसरा। इसका भी आंसर C हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हमारा अगला प्रश्न है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियां में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? ईस्वी सन में के पूर्व की कुछ शताब्दियां निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? महापदानंद ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर अशोक ने, या फिर रुद्रदामन ने। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने किसने दिया था? तो ये दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से
न्यायालय अस्तित्व में थे? धर्म महामंत्र के, या फिर धर्म स्तंभ के, या फिर रज्जु, या फिर कंठ का शोधन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धर्म स्थितियों और कंटक शोधन। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो कौन कौन थे जो मौर्य वंश के अनुयायी थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और इसका हो जाएगा अशोक और दशरथ जो थे वो मौर्य वंश के अनुयायी थे दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। पहला है गिरनार स्तंभ के साथ, या फिर जूनागढ़ स्तंभ के साथ, या फिर हाथी गुम्फा लेक के साथ, या फिर सारनाथ लेक के साथ। तो राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है दोस्तों? तो ये जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ के शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? पहला चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, या चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, या फिर समुद्रगुप्त के बारे में? इलाहाबाद का जो श्लोक है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? ये प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है दोस्तों? तो ये है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है वो सबसे पुराना राजवंश है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है? बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है कपिलवस्तु का, या फिर पाटलिपुत्र का, या फिर श्रावस्ती का, या फिर वैशाली का? तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ का है दोस्तों? तो ये है पाटलिपुत्र का। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? देववर्मन, या फिर ब्रह्मदत्त, या फिर कुणाल, या फिर शालीशुंग? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? तो ये था शालीशुंग। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है दोस्तों कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11 में, या फिर 12 में, या फिर 14 में, या फिर 15 में? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है दोस्तों तो वो 15 वर्णों में विभाजित है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? पहला है मौर्य वंश ने, या फिर शुंग वंश ने, या फिर गुप्त वंश ने, या फिर कुषाण वंश ने? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये किया था मौर्य वंश ने। मौर्य वंश ने नंदवंश, पहले नंदवंश है, फिर मौर्य वंश है, फिर शुंग वंश है, फिर हर्यक वंश है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।